हेलो एंड वेलकम टू K2 कैप्टन एकेडमी। बच्चों, बहुपद के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले, पिछले वीडियो याद है क्या पढ़ रहे थे? छोड़ो, जो भी पढ़े हो तुम देख लेना अपना। हमने शून्यक के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि द्विघात बहुपद का शून्यक हम लोग कैसे निकालेंगे। बच्चों, आपके सिलेबस में सिर्फ द्विघात बहुपद है, इसके अलावा त्रिघात बहुपद भी है, तो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसके बाद। लेकिन मेनली आपको फोकस करना है द्विघात बहुपद पे। यहाँ तक ठीक है? द्विघात बहुपद पे। तो चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे शून्य किसी द्विघात बहुपद का। सबसे पहले समझो, गुण बहुपद निकालने की बहुत सारी विधियाँ हैं, ठीक है? इसमें से मैंने मुख्य लिखा है। एक होता है गुणनखंड विधि, इसको फैक्टर मेथड भी बोलते हैं, या फिर इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मध्य पर पृथक्करण विधि, ठीक है? दूसरा विधि होता है पूर्ण वर्ग विधि। तीसरा विधि है श्रीधराचार्य सूत्र से। अब बच्चों, ये दोनों जो होगा, ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे ये द्विघात समीकरण में। ये द्विघात बहुपद चल रहा चैप्टर, ये दोनों मेथड जो पढ़ेंगे, ये दोनों जो विधि पढ़ेंगे, ये द्विघात समीकरण में पढ़ेंगे। हम लोग अभी ये पढ़ने जा रहे हैं गुणनखंड विधि से हम लोग द्विघात बहुपद का मूल कैसे, शून्य कैसे निकालेंगे। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका 2 नंबर का हमेशा, हर 2 नंबर का हमेशा क्वेश्चन आते हैं, और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं इसको बोलना चाहूँगा, ठीक है? तो देखो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल, हम एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लो ये दिया हुआ है x² प्लस का 4x प्लस का 4 इक्वल्स टू का 0। ये मान लो px है। क्या है? अरे मैं थोड़ा सा इसको सही से लिखता हूँ। px एक बहुपद दिया हुआ, मान लो x² प्लस का 4x प्लस का 4, ठीक है? अब इसको बोला गया आपको शून्यक निकालने। क्या निकालने? शून्यक निकालने। तो आप गुणनखंड विधि से कैसे, ध्यान से समझना। सबसे पहले पहला स्टेप हम लोग चलेंगे, फर्स्ट स्टेप। पहले x² का जो गुणांक होगा, यहाँ पे कितना गुणांक? 1। इस गुणांक को अचर पद से गुना करो। कितने पद से? अचर पद से। तो बताओ, 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आना? 4। अब इस दोनों को गुना करो, और इसको इसका जो गुणनखंड होगा, इसका गुणनखंड क्या क्या होगा बताओ? 1 होगा, 2 होगा और खुद 4 होगा। अरे इतना तो पता है ना, गुणनखंड क्या क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। गुणनखंड मतलब इससे भाग लग जाए। अब इस गुणनखंड को तुम जोड़ घटाव करके, जो भी सिर्फ जोड़ घटाव करके, ये बीच वाला टर्म पुराना है, बीच वाला टर्म पुराना है, मतलब 4 पुराना है। इसके माध्यम से इसको 4 पुराना है, ठीक है? यहाँ तक समझ आया? क्या करना है? फर्स्ट स्टेप, पहला x² के गुणांक को अचर पद से गुना करो। जो भी संख्या आएगा उसका तुम अभाज्य गुणनखंड कर लो, और मतलब गुणनखंड कर लो। ये जो भी गुणनखंड है उसको लिख लो, और इस गुणनखंड के माध्यम से, जोड़ या घटाव के माध्यम से, इस बीच वाला टर्म यानी x का जो भी गुणांक है यानी 4 हमको पुराना। तो दिमाग लगाओ क्या क्या हो सकता है। अगर हम 1 और 4 को लिए तो क्या 1 और 4 से क्या मैं 4 जोड़ या घटाव करके कर सकता हूँ, 4 पुरा सकता हूँ? तो नहीं कर सकता हूँ। अगर 1 में 4 में जोड़ा तो 5 हो गया, 1 घटाया तो 3 हो गया। क्या उसके बाद 2 और 4 से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्या? लेकिन हम ऐसे का तो कर सकते हैं ना, 2 + 2 = 4, ये तो कर सकते हैं। हाँ सर, कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, जो चिन्ह होगा ना वो भी सेम आना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे समझो। ये तो हो गया x² प्लस 4 को हम लोग क्या क्या पृथक कर दिए, अलग अलग कर दिए, 2 में, 2 और 2 में। अब x है तो यहाँ पे x लिखो, प्लस 2 को जोड़े हैं ना, यहाँ पे देखो 2 + 2 4x हो गया। अब प्लस का हम लोग 4 है तो 4 लिख दिए। यहाँ तक समझ आया? अब समझो, ये गुना करने पे कितना आया? 4, और जोड़ने या घटाने पे कितना आ गया? 4, ये वाला 4। तो मेरा फैक्टर हो गया। अब कॉमन लिखें। अब सेकेंड स्टेप होगा, जो भी सेम होगा, जो भी सेम चर या अचर होगा उसको हम कॉमन लेंगे, सीखेंगे, यानी उभयनिष्ठ लेंगे। तो सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा? सेकेंड स्टेप ये हो जाएगा, यानी px = कॉमन क्या क्या मिल रहा है इस x² और 2x में? क्या कॉमन है? तो सर x ही हमको अरे कॉमन मतलब सेम, तो x सर दिख रहा है, x इसमें भी, x इसमें, तो हम x एक कॉमन ले लिए। तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो x² में क्या बचेगा? x बचेगा। और 2x में x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ 2। अब ये दोनों कॉमन हो गया टर्म,
अब इसको कॉमन करना, इसमें भी, इसमें क्या दिख रहा है आपको, प्लस है तो प्लस रखिए। अब इसमें क्या दिख रहा है सर, 2 कॉमन दिख रहा है, 2 इसमें भी है और इसमें भी, 4 में 2 है ना, हाँ सर है, तो 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया x बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, ठीक है, तो कॉमन हो गया। अब ध्यान से देने वाली बात यह है, जब भी आपका सही फैक्टर होगा ना, सही गुणनखंड होगा, तो हमेशा ये बॉक्स वाला जो है ना सेम सेम आएगा, हमेशा बॉक्स वाला सेम सेम आएगा। तो अब बताओ, अगर इस सब में से तुम, अच्छा छोड़ो इतना नहीं करना, तो सिंपल क्या करो, एक बॉक्स वाला लिखो, तो एक बॉक्स वाला लिख दिए, और एक जो होगा जो छूट गया उसको लिखो, तो x बच गया यहाँ पे +2, तो यहाँ बच गया x और प्लस का 2, तो ये दोनों गुना में आ गया। तो इसका जो px का गुणनखंड क्या क्या होगा, इतना। अब हमको तो मूल निकालना, अरे हमको तो मूल निकालना है ना, तो मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं अगर हमको शून्यक निकालना है, अगर शून्यक के लिए, बताओ शून्यक के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अगर शून्यक के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस बहुपद को 0 के बराबर करना पड़ेगा तभी ना, तो इस बहुपद को हम लोग 0 के बराबर कर दिए, इसे पिछले वीडियो में हमने कवर किया था ये। अब बताओ मेरा बहुपद अब क्या आ गया, बहुपद तो ये आ गया, तो ये आ गया x प्लस का 2 और x प्लस का 2 = 0 आ गया। अब सिंपल है, इसको क्या लिख सकता है, अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा, x प्लस 2 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से आ गया x बराबर -2 और यहाँ से भी x बराबर -2, तो यही आपका दोनों क्या हो गया, शून्यक हो गया। क्या आपको समझ आया, हाँ या ना, क्या समझ आया, नहीं समझ, तो देखो हमने 2 क्वेश्चन लिख लिया, अब आप ये बनाओ। तो सिंपल क्या करना, सबसे पहले क्या करना, 4 को 3 से गुना करना, याद है। अब 12 हो गया, अब 12 का गुणनखंड क्या था, 1 होगा सर, 2 होगा, 3 होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 12। अब हमको एडजस्ट करके माइनस का 1 पुराना, माइनस का 1 मतलब 1 पुराना, प्लस माइनस पहले भूल जाओ, 1 पुराना, तो 12 इसके माध्यम से 1 2 3 4 और 6 और 12 के माध्यम से 1 पुराना, तो कैसे होगा, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि सर 3 और 4 को मैं घटा दूँ तो 1 आ जाएगा, ये सुनो, हाँ आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, अब हमको माइनस का 1 पुराना, तो माइनस का 1 कैसे आएगा, जब छोटा में से बड़ा घटेगा, तो छोटा यानी 3x - 4x होगा, तो ये माइनस का x आ जाएगा, और -3 है जैसे वैसे उतार दिए, 4x², ये हो गया प्लस। अब आ गया, ये मेरा किसके इक्वल हो गया, px के, तो px बराबर, अब हमको कॉमन कहाँ कहाँ दिख रहा है, इसमें और इसमें कॉमन दिख रहा है, तो 4x मैंने कॉमन कर लिया, अरे 4x तो इसमें भी है, 4x इसमें है कि नहीं, 4x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 1, और प्लस का इसमें हमको क्या क्या दिख रहा है, इसमें और इसमें क्या क्या दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है सर, तो x - 1 हम लोग सही जा रहे हैं, कैसे पता चला, क्योंकि दोनों डब्बा सेम है, तो एक डब्बा वाला नीचे लिखो, एक डब्बा नीचे, और जो बच गया उसको ऐसे 4x प्लस का 3, ये मेरा px आ गया, ठीक। अब गुणनखंड हो गया, अब गुणनखंड हो गया तो बस सिंपल, कुछ नहीं करना, क्या करना, शून्यक के लिए क्या करना, शून्यक के लिए हमको करना है क्या, इस दोनों को px को 0 के इक्वल करना, px को 0 के इक्वल, बस इस दोनों, इसका मतलब x - 1 को 0 करो, तो यहाँ से आ गया x बराबर 1, यहाँ तक समझ आ रहा, और 4x प्लस 3 को 0 करो, तो यहाँ से आ गया 4x बराबर -3, तो x बराबर -3/4, तो दोनों शून्य क्या हो गया, एक आ गया एक आ गया 1 और एक आ गया -3/4। क्या यहाँ तक समझ आया। अब दूसरा सवाल तुम खुद से कर लो। अब तुम बोलोगे सर आप हल्का हल्का सवाल कर लिए, हमको रूट वाला दे दिए, तो कोई बात नहीं, हम करवा देते हैं। चलो अब देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 12। अब बहुत बच्चों को ये लगता है कि सर 12 को रूट में कैसे, ये सब कैसे पॉसिबल है। तो सिंपल है, आपको सिंपल थोड़ा सा सोचना है। हमको पहले रूट तुम अगर भूल जाओ तो हमको 3 पुराना है। 3 कैसे हो सकता है, तुम सोचो 3 कैसे आ सकता है। 3 आ सकता है सर 12 के गुणनखंड में 1 भी आता है और 4 भी आता है, तो 4 और 1 को हम माइनस अगर कर दें तो 3 आ जाएगा कि नहीं। हाँ सर आ जाएगा। तो रूट 3 हमको लाना है, तो कोई बात नहीं, हम रूट 3 अगर हम रूट फिर बाद में हम सोच लेंगे। पहले तो हमको ये मिल गया ना कि 4 और 1 को गुणनखंड करेंगे तो ये दोनों रूट मतलब ये 3 आ जाएगा। तो सिंपल पहले वो लिखो, तो ये 4x² प्लस का
हमको प्लस में 3 लाना है तो बड़ा में से छोटा घटाना पड़ेगा 1, बड़ा में से छोटा घटाना पड़ेगा 1, उसके बाद -3 है तो -3। ठीक, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, यहाँ x छूट गया, यहाँ तक ठीक है। अब देखो हमको 12 लाना है तो 4 और 1 को हम √3 दिख रहा था, हम एक बार करके देखते हैं। अगर हम 4 √3 रखेंगे और 1 √3 रखेंगे तो क्या ये दोनों गुना करके 12 आ सकता है क्या? देखो तो 4 √3 गुना √3, 1 √3, तो ये 4 से 4 हो गया और ये गुना √3 को √3 से गुना करेंगे कितना होगा? 3 होगा। तो ये हो गया सर। अच्छा सर 12 भी आ ही गया तो बल्ले बल्ले ये 4x लिख दो और ये माइनस हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे भी x लिख दो, -3 लिख दो। सिंपल, यहाँ तक समझ आ? बस कुछ नहीं करना। अब तो कॉमन है भाई, अब तो सिर्फ कॉमन है। तो सर इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको? सर हमको 4 दिख रहा है और x भी दिख रहा है तो 4x मैंने कॉमन कर लिया तो यहाँ सर क्या बच गया? तो x बच गया। देखो छोटू, अब यहाँ सर कितना बचा? सर यहाँ तो सिर्फ √3 ही बचा, तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है? सर यहाँ पे सिर्फ हमको दिख रहा है x कॉमन तो नहीं है, √3 कॉमन है सर। √3 कॉमन कैसे? 3 में √3 कैसे कॉमन है सर? तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 गुना √3। यहाँ तक समझ आ? तो 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ माइनस, अगर माइनस का √3 कॉमन करेंगे तो यहाँ प्लस का x बच जाएगा और माइनस, जब यहाँ माइनस लाना है तो यहाँ पे आपको लाना पड़ेगा √3, तभी तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस का। तो अब हो गया, एक डब्बा उतार लो, 4 प्लस √3 और एक डब्बा हो गया 4x माइनस का √3। ये मेरा px आ गया और 0 के बराबर कर, ये दोनों को 0 के बराबर कर दो तो आपका क्या आ जाएगा? 0। तुम बराबर करके आंसर कमेंट में करना। यहाँ तक समझ आ गया? इतना बात समझ आ गया। अब आपको 0 निकालना आई होप समझ आ गया होगा। तुम लोग अपने बुक से और क्वेश्चन लगा लेना। अब देखो सिंपल, हम लोग अब क्या करेंगे? अब हम शून्य और बहुपद के चर के बीच का कोएफिशिएंट, मतलब जो गुणांक होगा उसके बीच संबंध ज्ञात करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।